Information regarding certain transactions of Mr. Dishum is as under. Let's see what are the information provided. Jewelry purchased on 25th of January 2005 for rupees 1,10,000 for personal use was sold on 12/12/2019 for rupees 3,46,000. So the asset over here is given jewelry and it was purchased in 2005 and it is sold in the previous year 1920. So sales and purchase of jewelry is given to you. He had to pay brokerage of rupees 3,000 on purchase and 5,000 on sales of the said jewelry. अच्छा ब्रोकरेज डिटेल दी हुई है आपको, परचेस पे भी ब्रोकरेज है और सेल्स पे भी ब्रोकरेज है, तो उसका भी हम वैल्यूएशन करेंगे. On 1/2/2020 he has invested rupees 50,000. New investment is given 50,000 out of the sales consideration received in the bonds of NABARD. So you are supposed to make a valuation. सम स्टार्ट करने से पहले आपने एक चीज ध्यान में लेनी है और वो एक चीज क्या है सर? ज्वेलरी. एसेट कौन सी है सर? ज्वेलरी है. कितनी एसेट दी हुई है सर? ओनली वन एसेट इज गिवन. इंडेक्स नंबर भी आपको दे दिए हैं, जो इंफॉर्मेशन है उससे जुड़ी हुई दोनों इंडेक्सेस अवेलेबल है आपको टैक्सेबल कैपिटल गेन कैलकुलेट करना. सो लेट अस ट्राई टू वैल्यू और वी कैन से कंप्यूट दिस सम. सबसे पहले सर एक ही एसेट है, तो एक एसेट की जब मैं बात कर रहा हूं तो सबसे पहले 3 कॉलम आपने रेडी करनी है. 3 कॉलम के ऊपर जैसे आपका टेबल रेडी हो जाता है आपने ऊपर हेडिंग दे देनी है. हेडिंग अब आपको याद हो गया होगा कैसे हेडिंग देनी है. हेडिंग देना जरूरी है, हेडिंग दोगे तो अच्छा लगेगा, पता चलेगा किसका स्टेटमेंट बन रहा है, किस चीज का स्टेटमेंट बन रहा है. दैट डिटेल शुड बी प्रोवाइडेड एक्यूरेट. सो स्टेटमेंट ऑफ कैपिटल टैक्सेबल कैपिटल गेन ऑफ दिस शुड बी द हेडिंग. प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर आपने इस तरीके से मेंशन करना है, हर एक सम में करना है. उसके बाद हेडिंग आ जाएंगे. हेडिंग में क्या होगा सर? पर्टिकुलर्स रुपीस. अब आपको अच्छे से याद होगा हमारी सबसे पहले एंट्री क्या होती है सर? तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं सर? सेल्स कंसीडरेशन. चलिए सेल्स कंसीडरेशन पे चलते हैं. सबसे पहले सेल्स कंसीडरेशन फ्रॉम ज्वेलरी. ज्वेलरी बेची गई है तो जो भी हमें मिली है कैश उसकी एंट्री कर लेते हैं. 3,46,000 की ज्वेलरी बेची गई है. सेल्स ट्रांजेक्शन वाली वैल्यू लिखनी है, ध्यान रखना, परचेस की नहीं लिख देना. यहाँ पे पहले सेल्स की डिटेल लिखनी है. 3,46,000 आएगा. उसके बाद सर अगर कोई खर्चा किया गया हो सेल्स करते वक्त तो वो ध्यान में लेंगे. लेस ब्रोकरेज पेड. अब सेकेंड पॉइंट में ब्रोकरेज की डिटेल है. परचेस ब्रोकरेज 3,000 है और सेल्स की ब्रोकरेज 5,000. तो मैं यहाँ पे सेल्स की ब्रोकरेज ध्यान में लूंगा, परचेज की नहीं लेनी है, सिर्फ सेल्स की लेनी है यहाँ पे. तो 5,000 सेल्स वाली ब्रोकरेज हमने पढ़ा ही है कि ब्रोकरेज सेल्स की मैटर में डिडक्ट होता है, तो हम डिडक्ट कर रहे हैं. चलिए सो अब हमें मिल जाएगा क्या सर? नेट कंसीडरेशन हमारा रेडी हो जाएगा. 3,41,000 जो हमें मिलेगा वो है नेट कंसीडरेशन, जो हम आउटर कॉलम में लेंगे. 3,41,000. चलिए उसके बाद अगला स्टेप आता है सर स्पेसिफिक डिडक्शंस. तो अब चलते हैं लेस स्पेसिफिक डिडक्शन, जिसमें पहला फिक्स है, वैसे दो है मैक्सिमम. पहला फिक्स है, लेस स्पेसिफिक डिडक्शन पहला आता ही आता है. इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपने कैलकुलेट करना ही करना है. तो चलिए उसके वैल्यूएशन पे चलते हैं. इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की कैलकुलेशन पे चलते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं. कैलकुलेशन से पहले आपने ओरिजिनल कॉस्ट का थोड़ा वैल्यूएशन करना पड़ेगा. ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ ज्वेलरी क्या बनेगी आपकी सर? परचेज प्राइस प्लस ब्रोकरेज. परचेज पे ब्रोकरेज इस सब में दिया हुआ है पहली बार, तो वो हम ऐड कर देंगे. परचेज के मैटर में ब्रोकरेज ऐड होता है और सेल्स के मैटर में ब्रोकरेज डिडक्ट होता है. ये बेसिक्स थोड़ा याद रखें. तो कहाँ ऐड करना है परचेज को? परचेज की ब्रोकरेज को परचेज प्राइस में ऐड करना है. परचेज प्राइस क्या है हमारी सर? 1,10,000. उसमें 3,000 का ब्रोकरेज ऐड कर देना है. तो हमारी ओरिजिनल कॉस्ट रेडी हो गई. 1,13,000 पे हम इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का वैल्यूएशन करेंगे. तो उसके कैलकुलेशन पे पहले फॉर्मूला फ्रेम कर देंगे.
Index cost of acquisition is equal to original cost multiplied by current cost inflation index upon cost inflation index for the year 2004-5. 4-5 इसलिए लिया क्योंकि हमारी 4-5 की परचेज है ज्वेलरी की, इसलिए 4-5 का इंडेक्स यूज करेंगे जो 113 है। चलिए तो फाइनल वैल्यूएशन पे आ जाते हैं। फाइनल वैल्यूएशन क्या होगा सर? 1,13,000 ओरिजिनल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 289 हमारा आज का इंडेक्स, 1920 का इंडेक्स यूज करेंगे और 4-5 का इंडेक्स है हमारा 130। तो हमारी वैल्यू रेडी हो जाएगी 2,89,000। तो 2,89,000 की एंट्री डायरेक्ट आउटर कॉलम में ले लेंगे। क्यों? क्योंकि एक ही डिडक्शन है सब, इम्प्रूवमेंट की इंफॉर्मेशन नहीं है सब में। सो अब हम इसका टोटल ले लेते हैं, डिडक्ट करेंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को। ये डिडक्ट करने के बाद हमें जो वैल्यू मिलेगी वो है कैपिटल गेन। 3,41,000 में से ICA डिडक्ट करेंगे, रिमेनिंग वैल्यू है हमारी 52,000। अब हमें ये डिसाइड करना है सर कि जो गेन हमें हुआ है वो लॉन्ग टर्म गेन है या शॉर्ट टर्म गेन है, ये हमें डिसाइड करना है। गेन है वो कंफर्म है, रकम पॉजिटिव है, गेन है कंफर्म है, लेकिन शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है वो डिसाइड करें। कैसे डिसाइड करेंगे सर? एसेट के बेसिस पे, टाइप ऑफ कैपिटल एसेट के बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि ये शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है या लॉन्ग टर्म। ज्वेलरी इट इज एन मूवेबल एसेट। मूवेबल एसेट का ज्वेलरी के मैटर में 36 मंथ्स का होल्डिंग पीरियड हमें ध्यान में लेना है। 36 मंथ्स आपको ध्यान में रखना है ज्वेलरी के मैटर में। 36 मंथ्स के बाद अगर इसको बेचा गया हो, परचेज डेट से 36 मंथ के बाद अगर बेचा गया है, if the asset is sold after 36 months from the date of purchase, it is a long term capital asset। तो हम इसकी परचेज डेट देख लेते हैं 25/1/2005 और ये इसकी परचेज डेट है। ये बेचा कब गया सर? 12/12/2019, तकरीबन 14 ईयर्स हो गए, 14 साल हो गए अप्रॉक्स। तो 14 ईयर्स के बाद इसको बेचा गया है। हमें तो 3 साल की इसकी शर्त देखनी है, 3 साल के बाद बेचा हो तो ये कैपिटल एसेट, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। तो सर ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट हो गया। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट में से जो हमें गेन हुआ है 52,000 का, वो डिसाइड हो गया कि सर इट इज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो मैंने यहाँ डिसाइड, कैपिटल गेन है वो मुझे पता है, लेकिन किस प्रकार का है वो नहीं पता। 2 प्रकार होते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। तो मैंने डिसाइड कर लिया सर यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ डेट्स, मैंने डिसाइड कर लिया इट इज अ लॉन्ग टर्म। अब मुझे ये डिसाइड करना है क्या कोई सेक्शन का बेनिफिट मिलेगा? सर जो एसेट बेची क्या वो मकान है? नहीं सर, मकान तो नहीं है, ज्वेलरी है, तो सेक्शन 54 नहीं आएगा। आपको ये भी ध्यान रखना है कौन सा सेक्शन कब यूज करना है, अब से ध्यान रखना। तो 54 का बेनिफिट तो मिलेगा नहीं, मकान होता तो शायद मिलता। तो 54 इज नॉट एप्लीकेबल। चलिए दूसरा सेक्शन जो भी हमने पढ़ा है सेक्शन 54 EC। तो सेक्शन 54 EC में शर्त क्या है सर? कोई भी एसेट बेची हो चलेगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स में किए हुए होने चाहिए। तो ज्वेलरी बेची है सर, कोई भी एसेट बेची हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स में किए हुए होने चाहिए। किसमें किए हुए होने चाहिए? बॉन्ड्स में किए होने चाहिए। लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड एसेट मींस लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट किया हुआ होना चाहिए। चलिए तो हम अब शर्त देखते हैं 54 EC के आने के चांसेस है, क्योंकि जो न्यू इन्वेस्टमेंट किया है वो बॉन्ड्स में किया है। तो सेक्शन 54 EC के बेनिफिट के चांसेस है यहाँ पे। तो अब हम कोशिश करते हैं इसको समझने की कि क्या सर इसका बेनिफिट मिल सकता है, मिलेगा तो किस प्रकार का, किस स्वरूप का मिल सकता है, तो वो समझने की कोशिश करते हैं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो अब हम 1 बाय 1 इसकी शर्तें देखेंगे। एसेट सोल्ड बाय एन एसएससी इज एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। हाँ सर, ज्वेलरी बेची, कोई भी एसेट बेचा हो कोई प्रॉब्लम नहीं, बेनिफिट मिल सकता है। पहली शर्त सेटिस्फाइड, फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड। दूसरी, सच एसेट हैज बीन सोल्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, 2019-20 में बेचा हुआ होना चाहिए। सर है, 12/12/2019 में बेचा गया, तो सेकंड कंडीशन इज आल्सो फुलफिल्ड। तीसरी कंडीशन पे चलते हैं। जो न्यू इन्वेस्टमेंट किया है बॉन्ड्स के अंदर वो 6 महीने के अंदर किया हुआ होना चाहिए। जो भी बॉन्ड्स परचेज किए गए हैं, लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड एसेट्स जो परचेज किए गए हैं वो 6 महीने के अंदर परचेज करने हैं आफ्टर द सेल्स डेट।
तो सेल्स डेट क्या है हमारी 12/12/2019, ज्वेलरी इस डेट को बेची। उसके बाद बॉन्ड्स खरीदे, कब खरीदे? 6 महीने के अंदर खरीदे, वो चेक करना है। तो 12/12/2019 को बेचा और 1/2/2020 यानी 2 महीने के अंदर ही परचेस कर लिया है। तो तीसरी शर्त भी सेटिस्फाई हो रही है। थर्ड कंडीशन इज ऑल्सो सेटिस्फाइड, न्यू इन्वेस्टमेंट इज मेड विद इन 6 मंथ्स, ये चेक करना सही है। चौथी शर्त देखते हैं, लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड एसेट्स में दो ही एसेट्स आती है, NHAI RECL। क्या जो बॉन्ड्स खरीदे गए हैं क्या ये दो कंपनी में से कोई एक कंपनी के खरीदे गए हैं? नहीं सर, नाबार्ड कंपनी के बॉन्ड्स खरीदे गए हैं सर। चौथी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। पांचों पांच शर्त सेटिस्फाई होनी चाहिए। मैक्स लिमिट पे तो जाने की जरूरत ही नहीं है, वैसे भी 50,000 की है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पांचवी शर्त भी सेटिस्फाई हो, लेकिन चौथी शर्त सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा नहीं। नो बेनिफिट विल बी रिसीव्ड टू द एसएसी। व्हाई? बिकॉज द फोर्थ कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड। फिर भी हम एंट्री दिखा देंगे। हम एंट्री कैसे दिखाएंगे? इस स्वरूप में एंट्री होगी सर, देख लेते हैं सर एंट्री किस स्वरूप में होगी। अब हम आगे क्या लिखेंगे? लेस एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54 EC नील होगा, फायदा नहीं मिलेगा क्योंकि एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वही रहेगा जो ऊपर हमारी रकम थी 52,000। आप इस तरीके से भी दिखा सकते हैं शॉर्ट में। यहाँ पे आप डायरेक्ट टैक्सेबल लिख दोगे, ये एंट्री नहीं दिखाओगे नीचे वाली तो भी चलेगा। आप यहीं पे सम को समाप्त कर सकते हो, टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 52,000। लेकिन ये जब आप समाप्त करते हो तो नीचे आपको एक नोट जरूर लिख देनी है। नोट, वो नोट आपको अब लिख देनी है, मैंने यहाँ लिखी हुई है। नोट पे चलते हैं सर। बेनिफिट क्यों नहीं मिला सर? तो बेनिफिट आपको रीजन लिखना पड़ेगा। रीजन क्या है सर? आउट ऑफ द सेल्स प्रोसीड्स, जो एसेट बेची है ज्वेलरी, उसमें से जो रकम मिली है, आउट ऑफ द सेल्स प्रोसीड्स रिसीव्ड फ्रॉम ज्वेलरी, न्यू इन्वेस्टमेंट इज मेड विथ इन 6 मंथ्स। विथ इन 6 मंथ्स, 6 महीने में इन्वेस्टमेंट, तो 6 महीने के अंदर तो इन्वेस्टमेंट किया ही है। वन कंडीशन इज सेटिस्फाइड, but investment is made within the bonds of NABARD. Investment is made in the bonds of NABARD, which is not a long-term specified asset. ये long-term specified asset नहीं है, इसलिए हमें सेक्शन 54 EC का बेनिफिट मिलेगा नहीं। इस तरीके से आपने नोट लिखी है। So you can write down this note.